नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और मैं हूं तरन्नुम अली। पुराने साल का अंत और नए का आगाज एक ऐसा वक्त होता है जब हम ये टटोलते हैं कि हमने क्या कुछ किया और क्या कुछ कर सकते हैं। इसी कड़ी में तरन्नुम, आज हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि साल भर 2014 में हमने उनको क्या कुछ खास दिखाया, मिट्टी से संबंधित, बीजों से संबंधित और उसमें होने वाली बीमारियों से संबंधित। बिल्कुल ठीक कहा आपने याशु। आज हम अपने दर्शकों को इस एपिसोड में दिखाएंगे कि बीजों के बारे में हमने क्या बात करी, बीज किस तरह के हो, कहाँ से लें, उसको कैसे बुआई करें, या जो बीजों का उपचार है वो किस तरह से करें। आप फटाफट देख कर आइए कि आप बीजों के बारे में आपने कितनी जानकारी हासिल करी जो हमने अपने एपिसोड में आपको बताई थी। ये हाइब्रिड चावल क्या होता है? हाइब्रिड चावल जो है संकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। अच्छा। तो इसमें दो लाइनें ही लेते हैं, एक नर लाइन, एक को नर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को मादा लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो ईल्ड पोटेंशियल है, उत्पादन क्षमता है, वो सामान्य धान प्रजातियों से 15 से 20% अधिक होती है। अच्छा। इसीलिए हाइब्रिड, आपने सुना होगा कि हाइब्रिड के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो वो किसान लोग ये चाहते हैं, किसान भाई हमारे ये चाहते हैं कि हम हाइब्रिड सीड मिल जाए हमको, ताकि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। और जैसे और जो प्रजातियां हैं सामान्य धान में, जो प्रजातियां हैं उनसे ज़्यादा उत्पादन वाली प्रजातियां इनसे हाइब्रिड से डेवलप होती हैं। पंतनगर द्वारा दो हाइब्रिड, पंत संकर धान 1 और पंत संकर धान 3, दो प्रजातियाँ डेवलप की गई हैं। पंत संकर धान 1 शीघ्र पकने वाला हाइब्रिड है और पंत संकर धान 3 मध्यम अवधि में पकने वाला हाइब्रिड है। तो पंत संकर धान 1 का जो उत्पादन है वो लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और वो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है, बीज से बीज। तो किसान भाइयों को बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। जबकि सामान्य प्रजाति अगर हम अल्प अवधि वाली लें तो उसमें जो उत्पादन क्षमता है वो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो लगभग 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें ज़्यादा उत्पादन उस पंत संकर धान 1 से मिलता है। इसी तरह अगर हम पंत संकर धान 3 की बात करें तो पंत संकर धान 3 130 से 135 दिन में तैयार होता है और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और उसी ड्यूरेशन की अगर हम सामान्य प्रजातियां देखें तो उसमें 60 से 62 कुंटल तक हमारे पास जो प्रजातियां वो देती हैं। जो हमारे देश के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ एक तरह की मिट्टी नहीं होती, हर जगह अलग किस्म की मिट्टी होती है। तो क्या हर जगह एक ही किस्म का गेहूं बोया जाता है या फिर मिट्टी के हिसाब से उस पर किस्म निर्भर करती है? बहावर और तराई क्षेत्र में हमारा जो है वो यूपी 2338, WH 542, PBW 343, यूपी 2382, SD 2687, के 9107, PBW 502, के 9006, ये जातियां जो हैं वो भावर और तराई क्षेत्र के लिए संस्तुत की गई हैं। हम जैसे आलू के लिए जानते हैं मोटे बीज के लिए अलग वो है, तो बीज का कितना असर पड़ता है बुआई पे? स्वस्थ बीज का अंकुरण होगा, अंकुरण में जो किल्ला निकलेगा वो स्वस्थ होगा। जब किल्ला स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है कि पौधा भी जो है स्वस्थ होगा और उसमें जो कंद होंगे वो बड़े होंगे तो उपज भी होगी। ये बीज ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में सब जानते हैं कि इसमें 20 से 25% कंपनियां ऐसी हैं जो झूठा बीज बेचती हैं और इसको कंट्रोल के लिए काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारे यहाँ बीज के ऊपर इतना ज़्यादा वाद विवाद है कि इस तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि किसान के पास सही बीज पहुँचे और गलत बीज को रोकने के लिए ज़्यादा जोर देना चाहिए हमारे को। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो अपना शिकायत कृषि अधिकारी के पास दर्ज कराएं और कृषि अधिकारियों के पास ये उनको पावर है तो इन लोगों का ना सिर्फ लाइसेंस रद्द किया जाए बल्कि उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान के पास जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए और ये चीज़ें जो हैं ये जब पूरी तरह से हम लोग एनफोर्स करेंगे तो इनका गलत बीजों का चलन जो है मार्केट में कम होगा। मतलब अगर किसी किसान ने नकली बीज खरीद लिए हैं और उसे काफ़ी नुकसान हो गया है तो ये जो सीड एक्ट है उसके तहत वो जिसने बेचा है उन्हें बीज, उन्हें सज़ा दिलवा सकते हैं। दिलवा सकता है, बशर्ते कंपनी की रसीद ज़रूर लेनी चाहिए और फिर जो बीज लिया है उसका जो पैकिंग है, जिस बोरी में या जिस थैले में या जिस पैकेट में वो आया है
उसको संभाल के रखे तब तक जब तक उसकी फसल कट नहीं जाती, उसे पता नहीं लग जाता कि उसके पास कितनी पैदावार आई है, ठीक था या नहीं था, उसमें कोई मिक्सचर तो नहीं था। तो ये 2 चीज़ों से बचा के रखनी चाहिए। बहुत से तरीके हैं बुआई करने के। मैंने देखा कि कहीं पे लाइन में करके बुआई करते हैं और कहीं पे छिड़क देते हैं, तो कौन सा तरीका बेहतर है? चने को हमेशा कोशिश ये करना चाहिए गहरा बोया जाए, और गहरा बोने के लिए हल का प्रयोग करना आवश्यक है। हल में नली लगाकर उसे गहरा बोना चाहिए, और लाइनों में बोएंगे तो उसके तो बहुत फ़ायदे। लाइनों में बोने का तो आजकल शायद ज़्यादातर किसान जानते हैं कि लाइन में बोने से हमारे को खरपतवार कंट्रोल करने में आसानी रहती है। खेत में अगर कोई हमें और दवाई बीमारी के खिलाफ छिड़कनी पड़े तो उसमें चलने में आसानी रहती है। तो लाइन से बोने के बहुत फ़ायदे हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए लाइन से बोए, और लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच काफ़ी है। 25 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर बहुत है। और इसमें जो बीज की मात्रा है वो 30 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ या 80 किलो से लेकर 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर दाना मोटा है तो ज़्यादा लगेगा, दाना छोटा है तो कम लगेगा, लेकिन इस हिसाब से अगर हम बोते हैं तो, और गहरा बोते हैं हल के पीछे, तो ये बुआई ठीक मानी जाएगी। और छींट के बोना तो बिल्कुल भी हम लोग सिफारिश नहीं करते हैं, और ये गलत तरीका है। किसान भाइयों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, क्योंकि गन्ने की फसल ऊंची फसल हो जाती है, पूरे साल तक चलती है। तो किसान भाई जो गन्ने की लाइन बोए वो पूर्व पश्चिम करें, जिससे कि कल को जब फसल बड़ी हो जाएगी और इस तरह गन्ने की बंधाई करेंगे तो हवा बीच में को पास हो जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम 2 फसलें साथ लेते हैं तो उसमें दोनों का आपस में तालमेल ऐसा हो कि दोनों का अधिक से अधिक पैदावार आ जाए। जो बीटी बीज होते हैं मक्के में, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएं कि आप जो बीटी बीज है ये है क्या? जो बड़े जानवर होते हैं उनसे भी किसानों को उनकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो इसका क्या तरीका है, कैसे बचा जा सकता है इससे बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खुले जानवर छोड़ देना ये आजकल काफ़ी इसका चलन है कई जगह पर। तो ये ऐसी समस्या बन गई है कि वाकई रात को बेचारे किसानों को खेतों में ही सोना पड़ता है ताकि जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन इसके बचाव के लिए एक किसान द्वारा ही एक जाल निकाला गया है, और वो किसान बिहार का है। उसने पैराशूट का जो धागा होता है, जो हवाई जहाज़ से कूदने के समय इस्तेमाल किया जाती है छतरी, उसमें जो धागा लगता है उसका जाल बना के, मछली के जाल जैसा 4 इंच बाई 4 इंच का उसमें छेक होता है, और इस जाल को चारों तरफ खेत के बांस से गाड़ दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो जब जानवर आता है खाने के लिए रात के समय या दिन के समय भी, उसको ये जाल जो है उसमें से निकलने की चेष्टा करता है और उसमें फंस जाता है। और क्योंकि ये बांस से लगाया गया है इसलिए उसका गला इतनी कस से नहीं फंसता कि वो मर जाए, उसका दम घुट जाए, वो गिर जाता है। और बहुत कोशिश करके भी उसके हाथ पांव भी फंसते हैं। और ये धागा किसी आम कैंची से नहीं काटा जा सकता। इसके धागे के काटने के लिए ख़ास किस्म का कटर निकाला गया है, वो भी उसी के साथ आता है। तो ये जाल लगाकर, और ये जानवर अगर एक बार फंस जाता है तो वो इतना डर जाता है कि ना सिर्फ वो खुद वापस नहीं आता, बल्कि अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों को भी अपने आपस के कम्युनिकेशन से रोकता है। और मैंने ये भी देखा है कि जो किसान 2-2 साल 3-3 साल तक खेत पर रात को सोते थे, वो अब चैन की नींद घर में सोते हैं इस जाल को लगाकर। और ये जाल उपलब्ध है, और इस जाल की उपलब्धता के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी संस्था से या आपके टीवी के माध्यम से वो हमारे तक पहुँचें। हमारी जो साइट है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स की, उस पर भी वो देख सकते हैं, और इसके बारे में हम उनको विस्तार से बता सकते हैं और वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं से जुड़ी एक कहावत है जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। ये कहावत कुछ ऐसी है कि गेहूं माँ बोए राई, अपनी जात में करे सगाई। तो इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे जो सोच है वो क्या है? देखिए, कहावतें हमारी बड़ी पुरानी होती हैं, और ये उस समय का जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं।
ये आजकल आधुनिक युग में ये कहावत शायद नहीं बन पाएगी। ये उस समय की बात है जब भारत में सारी खेती वर्षा पर आधारित थी। अब छत्तीसगढ़ में 2 बार वर्षा का सीज़न होता है। एक तो वो मानसून जो हम सब उत्तर में रहने वाले लोग जानते हैं, जैसे जून से सितंबर अक्टूबर तक का। एक जब ये मानसून वापस जा रही होती है तो अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश होती है। अब जैसे तमिलनाडु है, केरला है, इन सब जगह पर उस वक्त बारिश खूब होती है। छत्तीसगढ़ भी उस एरिया, उस जोन में पड़ता है जहाँ पर के ये बारिश जब वापस जा रही होती है मानसून, तो उस वक्त बारिशें होती हैं। तो उस समय जब गेहूं की खेती होती थी तो बरसात में कितनी बारिश होगी इसका कोई अंदाज़ नहीं था। तो लोगों को ये धारणा थी कि अगर गेहूं के साथ राई बोएंगे तो कम से कम अगर बारिश ठीक हुई तो दोनों फसलें अच्छी हो जाएंगी, और बारिश नहीं हुई तो कम से कम राई से तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। और दूसरी बात जो है जातमा करी सगाई, तो उसमें मैं तो एक प्रजनन का आदमी हूँ, जेनेटिक्स अंग्रेज़ी में जिसको बोलते हैं। तो जेनेटिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारा जो, जैसे आपने पूछा था कि बीज कितने दिन के बाद बदल देना चाहिए, वो इस वजह से कि अगर हम उसी बीज को या उसी आधार को रखेंगे अपने पास तो उसमें डिटीरियोरेशन होता है, उसकी कमज़ोरी आती है उसमें। तो जात में करी सगाई एक ऐसी ही चीज़ है कि अगर वो सिर्फ जात में ही करते रहेंगे तो वो कमज़ोरी रहेगी। हम लोग आजकल हाइब्रिड्स की बात करते हैं और दूसरी चीज़ों की जो बात करते हैं, जो हम जानकारी ले रखते हैं वो ये है कि जेनेटिक फ्लो मेंटेन रखना चाहिए हमारे पास, जो अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रजनन आधार है वो बना रहे। जो बीटी बीज होते हैं मक्के में, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएं कि आप जो बीटी बीज हैं ये हैं क्या, और इस पे शायद पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है, तो ये पूरा बताइए कि ये क्या मामला है। बीटी वो है जिसमें कि बैसिलस thuringiensis का एक जीन वो निकाला गया है जो छेदक कीटों को मारता है, और ये पौधों में भी डाला जा सकता है। तो जिन पौधों में ये जीन डाल दिया गया है उनको हम लोग बीटी क्रॉप कहते हैं। तो मक्का में आजकल ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जिनमें ऐसा जीन है जो अगर हम कीट पतवार नाशक दवाई छिड़कते हैं उससे पौधे मरते हैं, तो वो एक ऐसा जीन डाला गया है मक्का में जिससे कि हम राउंड अप कहलाता है एक खरपतवार नाशक, अगर हम वो स्प्रे करेंगे तो मक्का मरेगी नहीं। तो उससे क्या होता है कि खरपतवार का एकदम सफाया हो जाता है। जब खरपतवार से कंपटीशन नहीं होगा तो पौधे जल्दी बढ़ेंगे, ज़्यादा खुराक वगैरह सारी पौधों को ही मिलेगी, खरपतवार की तरह ज़्यादा बेकार नहीं जाएगी। तो इस किस्म के जो बीज आ रहे हैं आजकल, जिनमें के बाहर से जीन्स को लेकर पौधों में डाला गया है, उसके ख़िलाफ़ भारत में एक मूवमेंट चला था कि ये हानिकारक हो सकते हैं पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए, हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए। लेकिन इस पर सारी रिसर्च अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर सारे दुनिया भर में हुई है, और पिछले 30 साल से ये काम चल रहा है। 30 साल में कोई एक आधा इंस्टेंस ऐसा आया होगा जिसमें कुछ लोगों को शक रहा हो कि ख़राब हो सकता है, लेकिन और कहीं ऐसा देखने में नहीं आया कि इसकी वजह से पर्यावरण ख़राब हो, लोगों की सेहत ख़राब हो, खाद्य सुरक्षा पर असर पड़े। तो इसलिए सरकार ने अब ये जानते बूझते कुछ संस्थाओं के विरोध के बावजूद अब ये तय किया है, क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा आवश्यक है, पैदावार बढ़ाना आवश्यक है, तो उसके लिए उन्होंने ये परमिट कर दिया है कि अब आप इस पर रिसर्च भी करिए, उसका टेस्टिंग भी करिए, लेकिन संतोषजनक रूप से उसको ऐसा कंट्रोल्ड कंडीशन में करिए कि वो जब तक टेस्टिंग हो रहा है तब तक टेस्ट ही रहे, वो बाहर ना जाए। जो उन्नत किस्में होती हैं चने की, उसमें क्या हम लोग को शोधन के लिए यही तरीके अपनाने होते हैं, और साथ ही ये बताएं कि पारंपरिक तरीके क्या हैं शोधन के लिए। हमारे पास चने की बहुत सी किस्में होती हैं। हमें देखना ये होता है कि एक तो चना वातावरण के अनुकूल हो, बीमारियां या कीट वगैरह जिनका जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति अवरोधक हो, और जितने समय में वो पकनी है, दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में है, उतने समय में वो अधिकतम उपज दे सके। चने में पानी का सबसे कम प्रयोग होता है, इसलिए कम से कम पानी में अधिक से अधिक उपज दे सके। ये सारे गुण
अच्छी किस्म में मौजूद होने ज़रूरी है। अब ये इतने सारे गुण एक ही किस्म में लाना तभी संभव है जब एक एक गुण को हम अलग अलग किस्मों से लाकर जोड़ दें, और ये जोड़ने का कार्य हम एक संकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम इनको माता पिता के रूप में यूज़ करते हैं अलग अलग किस्मों को जिनमें भी अच्छे गुण पाए जाते हैं, और उनकी जो प्रोजनी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें से फिर हम उनमें से छांटते हैं ऐसे पौधों को जिनमें सकारात्मक गुण मौजूद होते हैं मिले जुले। और जैसे जैसे इनकी प्रक्रियाएं बढ़ती जाती हैं, इनकी संतति बढ़ती जाती है, उसमें ये अलग अलग किस्म के पौधे आते रहते हैं, और हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम उन पौधों पर ध्यान दें जिनमें ये गुण सम्मिलित रूप से प्राप्त होते हैं, और फिर हम उसका बीज बनाकर किसानों को देते हैं। कोशिश यही है, ये संभव अभी भी नहीं हुआ है कि सारे के सारे गुण एक साथ आ सकें, लेकिन हम मौके के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से हम जो अच्छी से अच्छी किस्में हमारे पास अवेलेबल हैं वो दी जाती हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं चल रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो निर्यात करते हैं दलहनों को भारतवर्ष के लिए, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पूसा हाइब्रिड 5 जो है ये एक विशेष जाति है जो जल्दी पकती, तैयार भी जल्दी होती है, 55 से 60 दिन में तैयार भी हो जाती है, और 600 से 700 क्विंटल पर हेक्टर जो है इससे हमें उपज मिलती है। उपचार का क्या तरीका होता है धनिये के? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बीज का जो उपचार है वो इसलिए किया जाता है कि बीज से ही उसके भ्रूण में रोग के जीवाणु रहते हैं, और जैसे ही अंकुरण होता है वैसे ही वो जो है डोमिनेंट शुरू, उसका प्रवास रोग का शुरू हो जाता है। तो ऐसी दशा में बीज का उपचार जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अब बीज का धनिये के केस में जो है उपचार करने में थोड़ा भिन्न है। धनिये को जब बोते हैं तो भिगो कर के बोते हैं, तो 1 घंटा जब हम भिगो लेते हैं तो भिगोने के बाद उसको हम एक साया में थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं। जब उसका पानी निकल जाता है तब उसके बाद बीज उपचार की जो दवाइयाँ हैं, थीरम, कैप्टान या वावस्टीन, इन तीनों में से जो भी उपलब्ध हो, तो थीरम जो है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से, और वावस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज से इसमें जो है इसका उपचार करना चाहिए। तो इसके लिए हम बीज को इकट्ठा कर लेते हैं, और चूंकि वो भीगा हुआ होता है, हल्का सा उसमें मॉइस्चर होता है, तो उस पर हम दवा डालते रहते हैं और उसको हाथ से चलाते रहते हैं, तो इससे बीज जो है के ऊपर ही वो सब जो है चिपक जाता है। उसके बाद ही बोना चाहिए। कोशिश ये की जाती है कि जो अच्छी किस्म है उसमें बीमारियां कम लगें, कीट कम लगें, पैदावार अधिक हो। तो ऐसी किस्में जो शुरू में सबसे पहले निकली वो थी टाइप 59 और लक्ष्मी, ये किस्में बहुत प्रचलित हुई। प्रकाश, ये वाली किस्में बहुत प्रचलित थी। लेकिन अब एक सरसों के ऊपर जो अनुसंधान केंद्र है भरतपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, उन्होंने नई किस्में कुछ निकाली हैं। उसमें 704 नंबर की जो किस्म है वो बहुत अच्छी है, कम अवधि में पकती है, फलियों से लदी होती है, पैदावार बहुत अच्छी है। आमतौर पे बाज़ार में जो बीज आता है वो उपचारित आता है। उपचारण की विधियां भी इतनी विकसित हो चुकी हैं कि सीड, कोटेड सीड बाज़ार में मिलते हैं, और कोटेड में जो फफूंदी नाशक हैं वो ख़ास तौर से दिए जाते हैं उसमें, और थोड़ा बहुत इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई कीटाणु ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको भी बचाया जा सके, और कुछ खाद वगैरह ऐसी है जो पौधा अच्छी तरह से खींच सके और अपना सेहत जो है पौधे की बढ़िया रहे। तो बीज के उपचारण में अगर उपचारित बीज नहीं मिला है तो बीज के उपचारण में 2 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। एक तो ये होता है कि फफूंदी नाशक जो है वो बीज के ऊपर लगाया जाए, और बहुत कम मात्रा में लगता है, कैप्टन या कार्बनडाजिम जो वावस्टीन के नाम से बाज़ार में आती है। जी बिल्कुल। इनका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज पर लगाना अच्छा माना गया है। और इसी तरह से ट्राइकोडर्मा आती है, एक फफूंदी नाशक कीटाणु है, उसका भी हम बीज के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर बीज को कैप्टन लगा रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के। और अगर ट्राइकोडर्मा लगा रहे हैं, ट्राइकोडर्मा
जो पैकेट आता है जी। वो पैकेट 1 एकड़ बीज के लिए पर्याप्त पर्याप्त होता है। तो उसको हमें क्या करना होता है कि एक हल्का घोल गुड़ का बनाना होता है, जी। उसमें उसको डाल देते हैं जी। और फिर उसको हल्का लेप करते हैं बीजों के ऊपर, ताकि वो बीज से लिपट जाए। और ये कीटाणु जो हैं जब बीज के साथ रहते हैं तो वो फफूंदी को पास नहीं आने देते, बीज सुरक्षित रहता है। तो इसके साथ फिर हमारे को उसकी बिजाई करनी चाहिए नर्सरी में। जी। और नर्सरी के लिए हम विविधतापूर्ण कर सकते हैं, क्यारियाँ छोटी बनाई जाती हैं। आमतौर पे जो नर्सरी क्यारी होती है वो 2 मीटर बाई 3 मीटर की क्यारी होती है, जिसमें पानी की सुविधा हो, फुहारे से पानी दिया जा सके, बीज निकल रहे हो तो उनको आसानी से निकाला जा सके। और उसके चारों तरफ खूड़ बनाया जाता है, फरो होती है जिसमें पानी भी दे सकते हैं, ताकि सीधा पानी हमारे को कम से कम देना पड़े। तो बीजों को आमतौर पे इन क्यारियों में लाइन में बोना चाहिए ताकि निकालने में सुविधा रहे। और अगर कोई हमारे को सुविधा बीच में लेनी है, कोई बीमारी फिर भी आ जाती है हमारा उपचार करने के बाद, तो हम उसका प्रयोग कर सकें और उससे लाभ उठा सकें। कभी कभी ऐसा होता होगा कि जो दुकानदार हैं या जो कीटनाशक बेच रहे हैं वो लोग गलत चीज़ भी दे देते होंगे, जिससे फसल कभी कभी ख़राब भी हो जाती होगी। सरकार ने इसीलिए हर तहसील स्तर पर कृषि रक्षा इकाइयाँ खोल दी हैं और विशेष रूप से ये बार बार किसानों को ये कहा जाता है कि आप कृषि रक्षा इकाई पर जाकर ही अपने रसायनों को खरीदें। उसमें 2 लाभ हैं। एक तो बाजार से खरीदने में गारंटी नहीं है कि ये शुद्ध होगा, दूसरे मनमाने ढंग से वो पैसा लेते हैं। सरकार जो है वो उसका एक फिक्स रेट है और उस पर भी वो अनुदान देती है। जो विश्वविद्यालय द्वारा हाइब्रिड जातियां जो है तैयार की गई हैं, इनकी पैदावार बहुत अधिक है, जिसमें पूसा हाइब्रिड 5 जो है ये एक विशेष जाति है जो जल्दी पकती, तैयार भी जल्दी होती है, 55 से 60 दिन में तैयार भी हो जाती है और 600 से 700 क्विंटल पर हेक्टर जो है इससे हमें उपज मिलती है। और इसका चूँकि कलर भी बहुत अच्छा, बैंगनी कलर बहुत अच्छा होता है, बड़ा दाना होता है, इसलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें बीज भी बहुत कम होते हैं और बैगन में जितने ही कम बीज होते हैं लोग उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देसी बैगन हम बाज़ार में लेने जाते हैं वो अगर हाथ में उठाएं तो उसमें वजन ज़्यादा होता है, और जो उससे दूने वजन का जो हाइब्रिड हमारा जो है ये पूसा हाइब्रिड 5 होता है, उससे जो है दूने आकार का होने के बावजूद भी वजन उसमें उतना ही होता है जो छोटे बैगन का वजन होता है, इतना हल्का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग वैरायटियाँ जो हैं अलग अलग जो है बनाई गई हैं, जहाँ पर जिसकी जैसी डिमांड होती है उसी हिसाब से इसको बोना चाहिए। उम्मीद है 2014 में हमने आपको जो भी बीजों से जुड़ी जानकारी दी इसका फ़ायदा आपने ज़रूर उठाया होगा। और इसी के साथ तरन्नुम और याशु को दीजिए इजाजत। नमस्ते।